हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है पोवर्टी यानी कि गरीबी। तो गरीबी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज किया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 12 बजे तो डेली आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती ही है। इंडियन इकोनॉमी की क्लास में चेंज किया गया है। इसकी टाइमिंग पहले 9 बजे आपको बताई गई थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ पाया, इसलिए 3 बजे शाम को अब डेली इकोनॉमी की क्लास आपको देखने को मिलेगी। बाकी सब सेम है। जीके बूस्टर टेस्ट 7 बजे, साइंस बूस्टर टेस्ट रात के 8 बजे और 9 बजे ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लास। तो टाइम पर पहुंच जाइएगा, नोटिफिकेशन मिले या नहीं मिले टाइम से क्लास अटेंड कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व बैंक के द्वारा प्रतिदिन की कितनी आय को गरीबी रेखा से नीचे की परिभाषा में रखा गया है। अब हम बात करें गरीबी की, तो गरीबी को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, गरीबी किस चीज़ को गरीबी मानेंगे। तो हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति दिन का कितना कमा लेता है, दिन का या महीने का या साल का कितना कमा लेता है। क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, तो हम उस हिसाब से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि गरीबी, हम किसको गरीब नहीं मानेंगे, वो इंसान जो अपनी बेसिक ज़रूरतें तो कम से कम पूरी कर पाए। तो इसी के लिए गरीबी रेखा डिफ़ाइन की जाती है कि इतनी आय किसी व्यक्ति की है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। लेकिन ये क्या होता है, हर एक देश की अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में गरीब किसी और को मानते हैं और अमेरिका से कंपेयर करें तो वहाँ गरीब कुछ और होता है, क्योंकि दोनों देशों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। अमेरिका में गरीब किसे माना जाएगा, जिसके पास एसी ना हो, कार ना हो, जिसके पास लैपटॉप ना हो, ऐसे इंसान को गरीब माना जाएगा। बेसिक ज़रूरतें भले ही वो पूरी कर रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हैं, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं है उसके पास, तो वो गरीब माना जाएगा। लेकिन भारत में गरीबी ये नहीं है। भारत में इंसान अपना पेट भर ले, जो बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, वही पूरी कर ले ज़रूरतें, तो वो इंसान गरीब नहीं है। लेकिन क्योंकि एक वैश्विक परिभाषा की ज़रूरत होती है हमें हर चीज़ के लिए, जो सभी देशों में मान्य हो सके, तो इसीलिए गरीबी रेखा की जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। और क्या परिभाषा दी गई है कि प्रतिदिन की कितनी आय होनी चाहिए, तो ये बताया गया है विश्व बैंक के द्वारा कि $1.9 से कम अगर किसी व्यक्ति की आय है प्रतिदिन की, ठीक है, पर डे इनकम $1.9 से कम है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर एनएसओ की स्थापना की गई। सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एनएसओ की स्थापना कर दी गई, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। कब की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर का भी पार्ट है। 2019 में इन दोनों का विलय कर, सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके एनएसओ की स्थापना की गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी। हमने लास्ट एक वीडियो में देखा था सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, 1951 में, है ना, और एनएसएसओ की स्थापना हुई थी 1950 में। तो अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया एनएसओ। कब मर्ज किया गया, 2019 में। सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का पहला आकलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इनकी कौन सी फेमस बुक है जिसमें इन्होंने गरीबी का आकलन किया था, तो वो है द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी निर्धारण के लिए बनाई गई समिति में शामिल नहीं है, पूछा गया नहीं है। तो एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। अलप समिति नहीं पता है कि नहीं, लकड़वाला नहीं पता है कि नहीं, सुरेश तेंदुलकर ये भी हमें नहीं पता है कि नहीं। लेकिन नरसिम्हन समिति, आपने बैंकिंग ठीक से पढ़ा होगा, हम कर चुके हैं, वो आपने ठीक से पढ़ा होगा तो देखा था हमने, नरसिम्हन समिति किस लिए बनाई गई थी, मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए, है ना। मौद्रिक नीति ठीक से काम कर रही है कि नहीं, तो ये तो बैंकिंग से रिलेटेड है। हम यहाँ पूछा गया गरीबी निर्धारण के लिए, तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो ऑब्वियसली एक नहीं है, तो बाकी सब हैं। अलप समिति 1979, लकड़वाला समिति 1989 और सुरेश तेंदुलकर समिति 2009, ये तीनों ही गरीबी निर्धारण के लिए समितियाँ बनाई गई थी। गरीबी की गणना के लिए अरविंद पनगड़िया समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई। अब यहाँ पर एक और समिति का नाम आया है, अरविंद पनगड़िया समिति। एक चीज़ का यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ क्या पूछा गया है, गरीबी निर्धारण के लिए समिति बनाई गई थी ये तीनों। यहाँ क्वेश्चन में क्या है, गरीबी की गणना के लिए, ठीक है। गरीबी निर्धारित करना मतलब कि गरीबी का हम क्या स्तर रखेंगे, किसे मानेंगे कि गरीब है, किसे नहीं मानेंगे। यहाँ गरीबी की गणना किस प्रकार से की जाएगी,
तो डिफरेंस समझिएगा। अरविंद पनगड़िया समिति ये गरीबी की गणना के लिए बनाई गई थी। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से गरीबी के दो प्रकार कौन से हैं? तो गरीबी दो प्रकार की देखने को मिलती है, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरी रिलेटिव पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। तो आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि गरीबी की परिभाषा दीजिए कि गरीबी किसे कहते हैं, तो आप क्या परिभाषा देंगे? आप परिभाषा ये देंगे कि गरीबी उस स्थिति को कहेंगे जब व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है ना। बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरी नहीं हो पा रही है किसी व्यक्ति की, तो उसे कहा जाएगा गरीबी। और इसी गरीबी को कहा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें क्या होता है कि सरकार एक गरीबी रेखा निर्धारित कर देती है और फिर उससे पता करते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं। अब देखिए सापेक्ष गरीबी क्या है, तो नाम से ही देखिए थोड़ा सा, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं लेकिन दूसरे व्यक्ति के मुकाबले वो गरीब है ना। रिलेटिव पॉवर्टी, कंपैरिजन करें तो गरीब है। एक एग्जांपल लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए अमेरिका में 3 लोग हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 ये तीनों हैं। इन तीनों की इनकम अलग अलग है एक दूसरे से। जैसे कि इसकी ले लेते हैं 50,000 महीने की, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की है 20,000 ले लेते हैं, 20,000 है महीने की। और तीसरे व्यक्ति की महीने की सिर्फ 2,000 है इनकम। तीनों की इनकम बहुत अलग है, डिफरेंस है एक दूसरे से। अभी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, अगर निरपेक्ष गरीबी की बात करें तो ऐसा हो सकता है ना, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि 2,000 में कोई व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सके, तो उसे क्या कहेंगे कि ये गरीबी रेखा से नीचे नहीं आएगा, तो इस गरीबी को कहेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना। लेकिन अगर हम कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें या फिर इससे कंपेयर करें तो ये फिर गरीब माना जाएगा। क्यों? जैसे मैंने कहा ये तीनों कहाँ के नागरिक हैं? अमेरिका के। अमेरिका में क्या है, एक तो यहाँ पर आय की असमानता आ गई, दूसरा अमेरिका में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अलग है ना। और लिविंग स्टैंडर्ड ही बताता है कि आप गरीब हैं या फिर नहीं हैं। तो 2,000 में बेसिक ज़रूरतें तो पूरी कर लेगा, लेकिन कार, एसी ये सब कहाँ से लाएगा? तो इसीलिए ये इन दोनों के रिलेटिव में इन दोनों के कंपैरिजन में ये गरीब माना जाएगा। तो इस तरह की गरीबी को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एक चीज़ का और का ध्यान रखिएगा, वो क्या है कि निरपेक्ष गरीबी ये सिर्फ कुछ ही देशों में, मतलब ये सभी देशों में देखने को नहीं मिलती। खासकर विकसित देशों में निरपेक्ष गरीबी देखने को नहीं मिलती, एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखने को नहीं मिलती। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि बेसिक ज़रूरतें लगभग सभी लोग पूरी कर लेते हैं अपनी। लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी जो है ये किस पर आधारित होती है? इनकम की असमानता पर, है ना, आय की असमानता पर ये आधारित होती है। तो इसीलिए रिलेटिव पॉवर्टी लगभग सभी देशों में देखने को मिलती है, चाहे वो गरीब देश हो, विकसित देश हो या अल्प विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी में सापेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। क्योंकि आय की असमानता सभी देशों में देखने को मिलती है और विकसित देशों में निरपेक्ष गरीबी बहुत कम देखने को मिलती है, या ना के बराबर या बिल्कुल देखने को ही नहीं मिलती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरपेक्ष गरीबी का मापन किस आधार पर करते हैं? तो मैंने अभी बताया गरीबी रेखा एक डिफाइन कर दी जाती है, उसी के आधार पर निरपेक्ष गरीबी का मापन करते हैं कि बेसिक नेसेसिटी व्यक्ति पूरी कर पा रहा है कि नहीं। तो निरपेक्ष गरीबी का मापन गरीबी रेखा के आधार पर। सापेक्ष गरीबी को मापने का तरीका क्या है? तो ये भी मैंने अच्छे से समझाया, आय की असमानता। सापेक्ष गरीबी आय की असमानता के ज़रिए इसको पता लगाया जाता है। बेरोज़गारी दर जानने का सही फॉर्मूला क्या है? तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बेरोज़गारों की कुल संख्या बटे कुल श्रम शक्ति गुना 100, ठीक है। तो ये है बेरोज़गारी दर जानने का सही फॉर्मूला। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किन के बीच संबंधों को दर्शाते हैं? अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये कर्व और ये जो फ्लो चार्ट होते हैं इनके बिना तो पूरी नहीं होती ना। लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक यानी कि गिनी कोएफिशिएंट किन के बीच संबंधों को दर्शाता है? तो जब हम एक कर्व बनाने की अगर कोशिश करें तो मान लीजिए यहाँ पर हम आय ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम ले लेते हैं पॉपुलेशन। तो ये जो होता है लॉरेंज कर्व, ये क्या दर्शाता है? देखिए, एक तो ये स्थिति होती है, इसे हम कहते हैं आइडल सिचुएशन। आदर्श कर्व है ये, किस तरह से कि जैसे जैसे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनकी आय समान होगी, है ना। मतलब जितनी आय उतनी पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पर क्या है, आय का समान बंटवारा है। लेकिन जो लॉरेंज कर्व है ये किस तरह का होता है? ये सीधा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है, मुड़ा हुआ होता है, ये इस तरह का, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि कम लोगों के पास ज़्यादा आय है, ठीक है। तो मेनली ये क्या दिखा रहा है? अब क्या समझ में आया इतने एक्सप्लेनेशन से कि लॉरेंज कर्व और गिनी गुणांक ये दोनों गरीबी और आय की असमानता को दर्शाते हैं।
ठीक है, आय की असमानता और गरीबी इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। लॉरेंज कर्व तो देख लिया आपने किस तरह का बना होता है, याद रखिएगा। ये होती है आइडल सिचुएशन और लॉरेंज कर्व कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। गिनी गुणांक क्या है, गिनी कोएफिशिएंट क्या है, तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा मतलब आय की असमानता उस देश में उतनी ज़्यादा है। जितना कम डिफरेंस होगा, मान लीजिए ऐसा है या ऐसा है, तो जितना कम डिफरेंस होगा आय की असमानता उतनी कम है, जितना ज़्यादा डिफरेंस है आय की असमानता उस देश में उतनी ही ज़्यादा है। तो गिनी कोएफिशिएंट इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस होता है, ठीक है। इस डिफरेंस को गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुज़नेट्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो एक और कर्व आ गया हमारे सामने, तो याद रखिएगा ये जीडीपी में वृद्धि के साथ आय की असमानता में वृद्धि को दर्शाता है। मतलब ये कहता है कि जीडीपी में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे देश में आय की असमानता भी बढ़ती जाती है। जीडीपी में वृद्धि मतलब देश का विकास हो रहा है ना, देश वृद्धि की ओर आगे जा रहा है। तो जैसे जैसे देश वृद्धि की ओर आगे जाता है, विकास की ओर आगे जाता है, देश में असमानता भी, आय की असमानता भी उतनी ही बढ़ती है। तो ये कर्व किस तरह का होता है ये भी देख लीजिए। ये कर्व कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो जीडीपी में वृद्धि जिस तरह से होती जाएगी आय की असमानता भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब जीडीपी अपनी पीक पर पहुंच जाती है और पीक पर पहुंचने के बाद आय की असमानता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और जो ये स्थिति आती है ना, इतनी जो स्थिति है, जो पीक पर पहुँचने के बाद जीडीपी और आय की असमानता, ये दोनों फिर आय की असमानता देश में कम होने लगती है। तो इस स्थिति को कहा जाता है डेवलप्ड स्थिति, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री की ओर वो कंट्री आगे बढ़ने लग जाती है, मतलब विकसित देशों की कैटेगरी में वो कंट्री शामिल होने लग जाती है। तो कुज़नेट्स कर्व ये जीडीपी में वृद्धि के साथ आय की असमानता में वृद्धि को दर्शाता है। 1993-94 तक गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर ये दो टाइप दिए गए हैं, इनमें से किसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता था 1993-94 तक, 1993-94 तक। तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, URP के ज़रिए। अब ये है क्या, तो इसमें जब गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है ना, तो इसमें ये पता लगाया जाता है, लोगों से ये पूछा जाता है कि उन्होंने पिछले 30 दिन में कितना कंज्यूम किया, ठीक है, कितना उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया पिछले 30 दिनों में। तो इस तरह से जब पता लगाते हैं तो इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। 30 दिनों में उसने कितना अपने खाने पर खर्च किया, रहने पर कितना खर्च किया और बाकी चीज़ों पर 30 महीने में कितना खर्च किया। इस आधार पर यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। और ये किया जाता था भारत में 1993 और 94 तक, ठीक है। उसके बाद चेंज कर दिया गया। निम्नलिखित में से गरीबी रेखा के निर्धारण के कौन से तरीके में 30 दिन के उपभोग के साथ दीर्घकालिक उपभोग के बारे में भी पूछा जाता है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा ना कि 1993-94 तक यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड तक के ज़रिए हम निर्धारण करते थे गरीबी रेखा का, लेकिन 1993-4 के बाद हमने शुरू कर दिया मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड के आधार पर। मिक्स्ड समझ में आ रहा है ना, मतलब मिक्स कर दिया। तो अब इसमें क्या किया, 30 दिन का उपभोग तो था URP में, है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड में, लेकिन इसके साथ में दीर्घकालिक उपभोग के बारे में भी पूछा जाने लगा और ये आता है MRP में, ठीक है। MRP यानी कि मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड। तो फिर बाद में मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाने लगा। इसमें क्या करते हैं, 30 दिन के उपभोग का पता लगाते हैं, साथ ही दीर्घकालिक उपभोग मतलब 30 दिन में जो खर्च किया, जो उपभोग किया उसके बारे में पूछते ही हैं। साथ में ये भी पूछते हैं कि एक साल में, पिछले एक साल में कितना खर्च किया, किन चीज़ों पर इन्वेस्ट किया या किन चीज़ों को कंज्यूम किया, क्या क्या चीज़ें खरीदी, कपड़ों पर कितना खर्च किया, उपभोक्ता वस्तुएं कितनी खरीदी। तो इस आधार पर भी अब पता लगाया जाता है। तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड रिसोर्स पीरियड, MRP। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट में गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट है एक, इसमें क्या है, हमने देखा था ना, विजन डॉक्यूमेंट है नीति आयोग का, जिसमें 3 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए ये जो और 15 वर्ष के लिए डिसाइड किए गए हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, है ना। तो वही विजन डॉक्यूमेंट की बात की जा रही है। इस विजन डॉक्यूमेंट में नीति आयोग ने गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और कब तक का, 2032 तक का। मतलब नीति आयोग का लक्ष्य है कि 2032 तक हमें देश से गरीबी समाप्त करनी है। अब ये लक्ष्य पूरा हो पाता है 32 तक कि नहीं, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते अभी देखने को मिल रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है और गरीबी जो स्थिति है गरीबी की, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी देश में। तो फिलहाल लक्ष्य किस वर्ष तक है, 2032 तक। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है।
तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। आय में असमानता बहुत ज़्यादा है अल्प विकसित देशों में, ठीक है। किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगी सिर्फ अल्प विकसित देशों में नहीं बल्कि विकासशील देशों में भी यही हाल है कि आय किसी की तो बहुत ज़्यादा आय है और किसी व्यक्ति की बिल्कुल ना के बराबर। तो गरीबी का मुख्य कारण अल्प विकसित देशों में आय में असमानता। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। अभी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन ही देखा था कि NSO करता है, वो क्या करता है, गरीबी का आकलन करता है, ठीक है। गरीबी के जो आंकड़े होते हैं उनसे ये पता लगाता है कि गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं। यहाँ पूछा गया गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, गरीबी रेखा किसको माना जाएगा, कितनी आय वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा, मतलब गरीबी रेखा किस लेवल को माना जाएगा, ठीक है। ये इसका निर्धारण कौन करता है, तो दोनों चीज़ें अलग हैं। इसका निर्धारण करता है नीति आयोग। गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ आज के प्रश्न। गरीबी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। इससे बाहर अब इसमें कुछ भी नहीं बचता है। एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों का कहना था कि बायलिंगुअल करो, इसको इंग्लिश में भी क्वेश्चन रखे जाएँ। देखिए, रख तो सकते हैं लेकिन टाइम उसमें बहुत जाएगा, ठीक है। और थोड़ा टाइम की मतलब व्यस्तता मेरे पास भी है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। एक ही वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, क्योंकि टॉपिक सोचना, उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पहलुओं को देखना, फिर उसके लिए क्वेश्चन बनाना। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे इंटरनेट पर कहीं भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहीं नहीं दिए हुए हैं, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। कुछ क्वेश्चन एक आधे मिल जाते हैं यहाँ वहाँ से, सारे बनाने पड़ते हैं, फिर उनको सीरियल वाइज लगाना, फिर तैयार करना आपके लिए प्रेजेंटेशन, और फिर फाइनली रिकॉर्ड करना। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, टाइम भी लगता है इसमें। हम ये कर सकते हैं सिर्फ इंग्लिश में, चाहें तो वो कर सकते हैं, सिर्फ हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर थोड़ी जो तादाद है देखने वालों की वो हिंदी लैंग्वेज से है, तो इसीलिए इंग्लिश में भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ कि इस बात का ध्यान रखूँगी जो भी टर्म्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स